जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी तरह की होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो इसलिए मैंने इसको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो चलिए आज हम पहली वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल working together to achieve common goals, typically under a structured framework. जब हम स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई लीगल एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है जो इन ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को इकट्ठा रखती है। इसकी एग्जांपल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो सकती है, टेक स्टार्टअप हो सकता है, मल्टीनेशनल टेक फर्म हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें फॉल करती है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वर्क फ्लो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन से मुराद ये है कि इसके एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। और वर्क फ्लो का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग हायरार्की क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। और ये क्रूशल होता है जहाँ पे हमने टीम्स मैनेज करनी हो, प्रोजेक्ट मैनेज करनी हो, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में टीम्स काम करती हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक आप इनिशियल लेवल रोल पे काम कर रहे हैं एज ए डेवलपर या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर जानना जो है बहुत ज़रूरी होता है। It is impossible to live in a civilized society without close contact with the many large organizations, school, universities, government department, health services, commercial and industrial companies. इसके अलावा बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में कि वो किस तरह से जो है अपना स्ट्रक्चर जो है, सोशल फैब्रिक है, उसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, लीगल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, फंडामेंटली द लॉ रिकग्नाइज इंडिविजुअल दैट इज द इंडिविजुअल हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है। दे कैन एंटर टू इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स और सूट। मतलब लीगल ऑर्गेनाइजेशन उस हम कंपनी को कहेंगे या उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ले जाए जा सकें, और अगर कोई डैमेजेस हैं तो उसको सू किया जा सके, ठीक है। तो कंपनी जो है वो लीगली एग्जिस्ट करती है। लीगली कैसे करती है कि लॉ मेंशन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। तो बाई लॉ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो वो बताते हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, हम लोग क्या सर्विसेज देंगे या कौन सी प्रोडक्ट्स सेल करेंगे, तो हम लोग काम किस तरह से करेंगे, और किसी स्पेसिफिक लीगल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है या कॉरपोरेशंस है या पार्टनरशिप है, ठीक है। तो वो किसी एक लीगल स्ट्रक्चर पे बेस करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? इसमें द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल बिजनेस स्टार्ट आउट एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप। दीज फर्म्स आर ओन्ड बाई वन पीपल, ठीक है। नॉर्मली एक ही बंदा इसको होल्ड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कोई फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट राइटर है या ऑनलाइन सेलर है या वेब डेवलपमेंट करता है कोई इंडिविजुअल, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स हैं उस बिजनेस के या प्रॉफिट जनरेट होते हैं वो एक ही बंदे की ओनरशिप में रहते हैं। दे आल्सो अज्यूम कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइबिलिटीज एंड इट्स डेट्स। अगर उस कंपनी ने किसी के पैसे देने हैं या किसी से लेने हैं या कोई इस किस्म में वाजिबुल अदा ड्यूज हैं, कर्ज या फंड्स की सूरत में, तो वो सारे के सारे सिंगल बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अच्छा, इसी तरीके से कंपनी जो है वो पार्टनरशिप में भी हो सकती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है किसी सिंगल बिजनेस को ओन करते हैं, ठीक है। द पार्टनरशिप शुड हैव ए लीगल एग्रीमेंट दैट सेट फोर्थ हाउ डिसीजंस विल बी मेड। अच्छा, इस पार्टनरशिप में एक हायरार्की डिफाइन होती है कि हु इज़ द ओनर, ठीक है, डायरेक्टर्स कौन होंगे, सेक्रेटरी कौन होगा, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी लीगल फॉर्मेशन होती है। दे आल्सो मस्ट डिसाइड अपफ्रंट हाउ मच टाइम एंड कैपिटल ईच विल कंट्रीब्यूट। मतलब कौन सा बंदा कितना कैपिटल इसमें शेयर करेगा और उसका प्रॉफिट रेशो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पार्टनरशिप के अंदर होती हैं। इसी तरीके से कॉरपोरेशंस होती हैं। कॉरपोरेशंस के अंदर ये होता है कि इज कंसिडर्ड बाई लॉ टू बी यूनिक एंटिटी। द ओनर ऑफ द कॉरपोरेशन आर इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है।
A corporation can be taxed, it can be sued, it can enter to a contractual agreement. ठीक है, कॉरपोरेशन जो है वो किसी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकती है अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, या किसी वेंडर्स के साथ, किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये लीगल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी बाइंडिंग होती है। द शेयर होल्डर इलेक्ट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ओवरसी द मेजर पॉलिसीज एंड डिसीजन। जो शेयर होल्डर्स हैं वो बाई वोटिंग अपने जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, और जो बोर्ड है वो उन स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। ठीक है, द कॉर्पोरेशन हैज ए लाइफ ऑफ इट्स ओन एंड डज नॉट डिसॉल्व व्हेन ओनरशिप चेंज। कॉर्पोरेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, और इसमें चेंजिंग का पूरा एक प्रोसेस लिखा होता है कि कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो चेंज कैसे होगा, नया स्टेक होल्डर कैसे होगा, ऐड होगा, पुराना स्टेक होल्डर कैसे निकलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, तो मतलब स्टेक होल्डर्स के आने या जाने से कॉर्पोरेशन को फर्क नहीं पड़ता, तो ओनरशिप जो है ना वो चेंज नहीं होती। इसी तरीके से कंपनीज की जो लीगल एंटिटी है दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। ठीक है, company members share a common purpose and unite in order to focus on their talents and organization their collectively available skills or resources to achieve specific declared goals। मतलब कंपनी को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट्स बनाएंगे या किसी की प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका अपना प्रोडक्शन प्लांट है जिसमें वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस बनाते हैं, मोबाइल्स बनाते हैं, हैंडसेट बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं। तो वो बताते हैं कि जी हमारी ये प्रोडक्ट्स होंगी, हम ऐसे इसको सेल आउट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है इसकी लीगल फॉर्मेशन क्या होगी, कितने लोगों जो है वो इसके बोर्ड में होंगे, और कौन कौन बोर्ड मेंबर्स की जो हैं इसके अंदर किस किस रोल को रिटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई चेयरमैन होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई लीगल मैटर्स को देखेगा, कोई फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखेगा, कोई एचआर को देखेगा। तो इस तरह से ये कंपनी जो है ये सारे टैलेंट को ऑर्गेनाइज करती हैं और उनके रोल डिफाइन करती हैं कि जी ये लोग कैसे काम करेंगे, कौन सा जो डायरेक्टर है वो किस एरिया को देखेगा। ठीक है, इसी तरीके से द एसेंस ऑफ द कंपनी इज दैट इट enjoys द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग एज ए लीगल पर्सन। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर किसी नए बिजनेस में जाना चाहे तो उसको किसी भी से अप्रूवल नहीं चाहिए होती। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी लीगली उस काम को शुरू कर सकती है और उसके पास मैंडेट है, मिसाल के तौर पे आप जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, तो आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद और परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या आप सॉफ्टवेयर सेल करते हैं तो वो कंपनी किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना के सेल कर सकती है, या किसी के बने हुए सॉफ्टवेयर को एज ए कंसल्टेंसी जो है वो लोगों को बेच सकती है और उससे अपना प्रॉफिट रिटेन कर सकती है। ठीक है, तो इसमें बाइंडिंग कोई नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ईआरपी सिस्टम सेल करती है, लेकिन वो कहती है जी मैंने मोबाइल एप्लीकेशंस का अपना डेवलपमेंट का सेटअप बनाना है, तो लीगली वो ऐसा कर सकते हैं। उसमें कंपनी के जो लॉज हैं वो उसको अलाउ करते हैं। अच्छा, ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, कि कितने शेयर्स हैं। ठीक है, वो पब्लिक कंपनी है तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, अगर प्राइवेट कंपनीज है तो उसकी डिफरेंट है, या अगर हम डिटेल से देखेंगे एन इंडिविजुअल और अनदर कंपनी में ओन वन और मोर शेयर्स, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी रख सकती है। एंड इंडिविजुअल्स हु ओन शेयर इन द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी कोई भी उस कंपनी का शेयर रखता है, वो हाँ एक शेयर है या एक से ज़्यादा शेयर है, तो वो कंपनी का मेंबर होता है। ठीक है, ही हैज़ राइट टू वोट। ठीक है, ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए टू बिकम ए बोर्ड मेंबर, तो वो कर सकता है। तो इस तरह से जो है कंपनीज अपने आप को स्ट्रक्चर करती हैं और अपने ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके आगे चलती हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमारा वीडियो लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।